Hello student, here we discuss unit and dimensions. First we would discuss our physical quantity. The physical quantity are the quantity we describe on behalf of physics large and whose measurement is necessary. तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको कि हम फिजिक्स के इलाज के बिहाफ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं और जिनका कि मेजरमेंट जो होता है नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की नीड क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको यू आर ऑलरेडी नोन इफ यू अप्लाइड सम फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। अगर हम आपसे बोलें कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो उसके लिए हम कितना फोर्स लगाएं, है ना, इन विच अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस ए डिजायरेबल एक्सेलरेशन इन एन बॉडी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होना चाहिए। तो उस मास के ऑब्जेक्ट में उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए किस अमाउंट में हम फोर्स करें। तो ये आप समझ सकते हो छोटे से एग्जाम्पल से कि आपको जो है मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है ना। अगर हमें मेजरमेंट का नॉलेज नहीं होगा, मेजरमेंट के बेसिक्स हमको नहीं पता होंगे, तो फिर जो है हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली और प्रिसाइसली, है ना, प्रिसाइस वे में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है ना। तो अब जो है हम समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है बेटा दो तरीके से क्लासिफाइड की जाती है। एक तो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो हम इनको दो तरीके डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which have magnitude and direction and scalar quantity are those quantity which have only and only magnitude, है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन हम इस तरीके दे सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी के बिहाफ पर भी हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो अगर हम डिपेंडेंसी के बिहाफ पर एक्सप्लेन करना चाहें तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड दोज आर डिपेंड अपॉन द आपका फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो आपकी साइंटिस्टों ने 7 तरीके से बताई है। तो कौन कौन सी है, तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बोल देते हैं फंडामेंटल, शॉर्ट में लिख देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो पहले हम देख लेते हैं मास, है ना, लेंथ, टाइम, है ना, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, है ना। एंड दीज, और इसके अलावा जो डायरेक्ट क्वांटिटी जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो होती है जिसके ऊपर डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी इन विच टर्म्स आर एक्सप्लेन दीज आर कॉल्ड यूनिट्स। तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज यूनिट्स। तो यूनिट इज एन आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी आर टू बी एक्सप्रेस्ड। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं जिसके बिहाफ पर जो है फिजिकल क्वांटिटी को हम जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट जो यूनिट लेने का जो तरीका है वो आपका इस तरीके से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर लें तो कैरेक्टरिस्टिक में जो है सबसे पहले जो है ये जो होता है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स, है ना। तो यूनिट्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं, है ना। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए यूनिट कैरेक्टरिस्टिक चूज करने की। तो सबसे पहले जो होना चाहिए वो जो होना चाहिए इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब आपको इजीली जो है उसको एक्सेस
एक्सेस आपका होना चाहिए, है ना, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब हम उसको चाहें तो एक मेथड से दूसरे मेथड में इजीली उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा जो होना चाहिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, इंटरनेशनली है ना, वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं है कि आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे उसकी डेफिनेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं है। और जो इनवेरिएंट रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनवेरिएंट रहना चाहिए। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, है ना, किसी भी यूनिट को चूज करते समय। इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब आपको इजिली उसको मिल जाना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल हो जाना चाहिए, एक मेथड से दूसरे मेथड में इजिली उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए और इनवेरिएंट होना चाहिए, और लास्ट जो है जो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसकी जो डेफिनेशन जो है वो आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी है आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो 5 आपकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए यूनिट को चूज करते हुए। इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, इनवेरिएंट होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई यूनिट जो है इतनी कैरेक्टरिस्टिक रखती है तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट की टर्म में उसको इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो है जैसे अगर हम बात करें तो मास की जो है, अच्छा मेजरमेंट तो जो है कई सारे मेथड हैं, तो कौन कौन से मेथड है उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजरमेंट के जो है बेटा कई सारे मेथड हैं। तो सबसे पहले जो है आपका सीजीएस मेथड है। इट इज आपका जो है आपका फ्रांस सिस्टम, इट वाज डेवलप्ड इन फ्रांस एंड इन विच system the base quantity are expressed in terms of centimeter, gram and second. This system is known to be आपका CGS system. And another system is used which is called FPS, in which आपका जो है mass, length, mass and time are expressed in terms of foot, pound and second. This is an British system. और ये जो है अब हम इसको यूज में नहीं लाते हैं क्योंकि ये जो होता है मीट्रिक सिस्टम नहीं होता है, इसको हम रिप्रोड्यूस इजीली नहीं कर सकते, इस वजह से इसका जो है आजकल जो है बिल्कुल इसको बंद कर दिया गया है ना। इसके अलावा जो होता है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, द सिस्टम इन विच जो है आपका बेस क्वांटिटी आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, दैट सिस्टम नोन टू बी MKS सिस्टम। इसके अलावा जो है एक सिस्टम जो है 1960 में जिनेवा में जो आपकी साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर जो है MKS के रैशनलाइज्ड फॉर्मेट, मतलब उसको जो है मॉडिफाइड किया गया MKS सिस्टम को, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं SI सिस्टम। अगर इसका एब्रिविएशन लिखना चाहें तो इसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, है ना। इसको अगर हम एब्रिविएशन लिखना चाहें तो सिस्टम इंटरनेशनल, है ना, डी यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें जो है MKS के रैशनलाइज्ड फॉर्मेट को यूज किया गया। तो इसका एडवांटेज क्या है इसको भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। तो जो है SI सिस्टम जो होता है कोहेरेंट सिस्टम होता है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब बेटा ये होता है कि इसमें जो है हम उसको इजीली जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन अनदर सिस्टम विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर, बगैर किसी न्यूमेरिकल फैक्टर को ऐड करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ही एक मेथड से दूसरे मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है इट इज एन आपका जो है SI सिस्टम में दूसरा हम कह सकते हैं इट इज रैशनलाइज्ड सिस्टम। रैशनलाइज्ड का मतलब ये हो गया बेटा कि जैसे हम अगर MKS या CGS सिस्टम में बात करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम हीट एनर्जी की यूनिट कैलोरी में लेते हैं, लाइट एनर्जी की जो है आपका जो किलोवाट आवर में लेते हैं। तो लेकिन हम इस सिस्टम में जो है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक यूनिट ले सकते हैं और जिसको भी हम डिफाइन करते हैं जूल। तो ये जो है आपका
रेशनलाइज होता है। और दूसरा ये मीट, इसका थर्ड एडवांटेज जो है मीट्रिक सिस्टम पे बेस्ड होता है। मीट्रिक सिस्टम में उसको जो है इजीली हम उसको 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो है इसकी जो आपकी इसके साथ जो है इतने सारे एडवांटेज होते हैं, बाकी किसी सिस्टम में इतने एडवांटेज नहीं होते हैं, है ना। तो जो है अब हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो है यूनिट्स अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। मास की हो गई आपकी किलोग्राम, लेंथ की हो गया आपकी मीटर, अगर हम के सिस्टम में बात करें टाइम की हो गई सेकेंड, टेम्परेचर की हो गई डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन, इसकी एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। इसके अलावा बेटा फंडा दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी ली जाती हैं जिनको कि हम बोलते हैं एक होता है एंगल। तो एंगल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एंगल होता है आपका आर्क और रेडियस, है ना। जो द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस इज कॉल्ड एंगल, है ना। और इफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस देन एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज नोन टू बी 1 रेडियन। इसकी जो होती है यूनिट वो क्या होती है आपकी रेडियन होती है। इसके अलावा एक और होता है सरफेस एरिया। जो सरफेस किसी 3 डायमेंशन बॉडी का सरफेस एरिया जो है जितना पोर्शन जो सेंटर में सबटेंड करता है दैट इज नोन टू बी आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन है बेटा वो है इफ द surface of the area of any 3-dimensional body subtend at the center which area is equal to the square of the radius then the angle subtend at the center is known to be 1 स्टेरेडियन। इसको इसकी यूनिट क्या होगी बेटा 1 स्टेरेडियन, है ना। अगर ये जो एरिया जो है इस रेडियस के अगर स्क्वायर के इक्वल है तो इस कंडीशन में जो सबटेंड होगा एंगल पर जो सेंटर पे उस एंगल को हम क्या बोल देंगे सॉलिड एंगल बोल देंगे। क्लियर है। अच्छा अब ये सारी यूनिट जो है वेल डिफाइन की गई जिनेवा में और इसकी कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है हम इनकी डेफिनेशन को जाने। लेकिन आप जो है आपके बुक में दे रखी है एनसीईआरटी में, लेकिन वहां पे उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इनकी डेफिनेशन कोई याद करना कोई बहुत जरूरी नहीं है। अच्छा इसके अलावा जो है यूनिट्स को जो है हम प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं। जैसे प्रैक्टिकल यूनिट जो होना चाहिए यूनिट एक चीज और बात पर डिपेंड करता है कि उसके साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लखनऊ तक के डिस्टेंस को देखें तो 100 किलोमीटर में देखें ना कि सेंटीमीटर। तो जो साइज के हिसाब से भी यूनिट को डिफाइन करना जरूरी होता है। तो जो साइज के हिसाब से जो यूनिट डिफाइन होती है उन यूनिट्स को बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस के लिए जो हम यूज करते हैं जैसे यहाँ से जो है आपका कर्सन तक की डिस्टेंस या जो है आपकी तो उसके लिए भी कई सारी यूनिट हैं। जैसे आपका लाइट ईयर, है ना। तो लाइट ईयर जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, है ना। पारसेक और इस तरीके से भी कई सारी यूनिट जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, है ना। और जैसे अगर छोटी यूनिट्स की बात करें तो आपका फर्मी जो होता है न्यूक्लियस के आर्डर के मेजर में काम आता है। इसी तरीके से टाइम में भी हमारी बहुत सारी मतलब जो है प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनको कि हम उसके साइज के रेशियो में मतलब यूज करते हैं। क्लियर है। ठीक है ठीक। स्टूडेंट यूनिट लिखने का तरीका भी हम लोग जान लेते हैं। तो स्टूडेंट जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर होती है जैसे आपका न्यूटन, तो वो यूनिट जो है हमेशा सिंगल वर्ड में लिखी जाएगी और लेटर जो बनाएंगे वो आपका कैपिटल एन से बनाएंगे, है ना। तो न्यूटन को हम इस तरीके से लिखेंगे और ये सिर्फ ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम जिस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की थी या जिसको उन्होंने खोजा जिस फिजिकल क्वांटिटी को उन्होंने खोजा था तो उनको सिर्फ रिगार्ड देने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी आपकी यूनिट्स है वो जो है हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे मास को स्मॉल एम से, किलोमीटर को पहला लेटर स्मॉल मतलब स्मॉल से, जो भी है साइंटिस्टों के नाम को छोड़कर बाकी जो है हम जितनी भी यूनिट्स हैं वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है। और अगर कहीं पर जो है मान लीजिए कहीं पर जो है आपको 2 यूनिट्स का जरूरत पड़ता है। जैसे हम वर्क की यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट अगर एम्पियर सिस्टम में अगर हम कहें तो जूल होती है और उसको फंडामेंटल यूनिट में मतलब अगर हम देखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर। तो इसमें जो है पहला लेटर न्यूटन और दूसरा लेटर जो है स्मॉल लेटर मीटर लिखेंगे, है ना। और
इसके अलावा जो यूनिट्स का जो फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड है उसको हमेशा जो है हम 10 टू पावर में 10 की पावर्स में लिखेंगे। मीट्रिक सिस्टम जो 10 की पावर में एक्सप्रेस किए जाते हैं उनको हम मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। और जो है इसको a इंटू 10 टू पावर b के फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस। तो पहले बेटा हम समझ लेते हैं डायमेंशंस होती क्या है। तो डायमेंशंस जो व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी, है ना, आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, देन द एक्सपोनेंट विच इज यूज्ड टू रेज द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। मतलब ये हुआ कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी में जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसके ऊपर जो पावर्स, जो एक्सपोनेंट हम देते हैं, उन्हीं पावर्स या एक्सपोनेंट को जो है हम डायमेंशन बोल देते हैं, है ना। और डायमेंशन देखने का कुछ तरीका होता है। तो डायमेंशन को हमेशा जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब जैसे मास की डायमेंशन जो है इसके पहले लेटर उठाते हैं, इसकी डायमेंशन कैपिटल एम से लिखने का तरीका इस तरीके से। लेंथ तो एल ए, इसका हम पहला लेटर उठाएंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे। टाइम को हम टी उठाएंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे। अब जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो एक्सप्रेस करने पर जो पावर्स जो हम देते हैं, है ना, एक्सपोनेंट जो हम देते हैं, उन्हीं एक्सपोनेंट को हम इसकी डायमेंशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं स्पीड की, है ना, तो स्पीड की डेफिनेशन जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला आपका यही होता है ना। तो डिस्टेंस को हम किससे मेजर करेंगे? लेंथ से। तो इसकी डायमेंशन किससे लिखेंगे? एल। टाइम को टी से लिखेंगे, टी हो गया टी। तो इसको हम लिखेंगे एल टी माइनस 1। क्लियर है ना, समझ आ गई बात। अब इसके अलावा जो है और भी कई सारे हैं, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे फोर्स हम बात कर लेते हैं, तो फोर्स को F इक्वल टू आपको mn पता होता है, मास की तो हो गए m, और एक्सीलरेशन जब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हम कह सकते हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन अगर हम देखें तो वेलोसिटी और टाइम की डायमेंशन एक ही होगी, एल टी माइनस वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन एक ही होगी, और टी, तो ये आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस 2, है ना। और इसको आप इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। एक ब्रैकेट में लिख लेंगे एम एल टी माइनस 2। तो बेटा ये जो है ना, ये डायमेंशन है। जैसे इसमें यहाँ पे हमने बात की स्पीड में, लेंथ में डायमेंशन उसकी 1 है, टाइम में डायमेंशन -1 है, मास में डायमेंशन 0 है। इसमें अगर बात करें तो मास में डायमेंशन 1 है, लेंथ में डायमेंशन 1 है, टाइम में डायमेंशन कितनी है? -2 है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान रखना, बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। तो डायमेंशन का मतलब जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दिया, उसके ऊपर जो पावर्स दी हैं, एक्सपोनेंट जो दिए हैं, उनको हम डायमेंशन बोलेंगे। और जो इसका एक्सप्रेशन है, जो एक फार्मूला टाइप का आपको दिख रहा है, तो उसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। अब अगली चीज कि डायमेंशंस होती कितने टाइप की? तो डायमेंशंस होती हैं बेटा 4 तरीके की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो डायमेंशन होती हैं 4 तरीके की, वो भी आप समझ लीजिए। तो कौन कौन सी होती है डायमेंशन? तो पहले तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशन। तो टाइप्स ऑफ डायमेंशन आप समझ लीजिए। ये आपकी 4 तरीके की होती है। पहली जो है डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, है ना। फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल, है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा हम लिख सकते हैं डायमेंशन वेरिएबल, है ना। और चौथा हम लिख सकते हैं डायमेंशन कांस्टेंट।
अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन बट इज वैल्यू टू बी फिक्स। तो फॉर एग्जांपल जितने भी न्यूमेरिक नंबर है 1 2 3 4 5 ये सारे के सारी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। log 1 log 2 log 3 इनकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, लेकिन इनकी डायमेंशन भी नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। दूसरा मैंने बोला डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन ना हो लेकिन वैल्यू क्या हो रही, चेंज हो रही। जैसे एंगल की वो डायमेंशन नहीं होती लेकिन वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। क्लियर है। डायमेंशन वेरिएबल तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायमेंशन हो और वैल्यू भी वेरी करती है, फोर्स स्पीड एक्सीलरेशन ये सब जो है डायमेंशन से होती है और इनकी वैल्यू भी वेरी करती है। डायमेंशनल कांस्टेंट तो दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ डायमेंशनल बट इट्स जो है वैल्यू टू बी फिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, और इस तरीके से बीम कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू फिक्स रहती है लेकिन डायमेंशनल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि डायमेंशंस का यूज कैसे कर सकते हैं। तो डायमेंशन का यूज कैसे किया जाता है, तो डायमेंशन को यूज करने से पहले हमको एक प्रिंसिपल समझना होगा। उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और उसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो है आपकी ज्यादातर जो है इसके एप्लीकेशंस और क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग है ना, होमोजेनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्टूडेंट। इसी प्रिंसिपल पर जो है डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब समझ लीजिए, दोज फिजिकल क्वांटिटी आर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच आर डायमेंशनली सेम। मतलब हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका की जो कि आपकी डायमेंशनली कैसी होती है, सेम होती है। मतलब उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। डायमेंशन का मतलब हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी देन द एक्सपोनेंट विच इज यूज्ड टू रेज द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशंस। क्लियर। तो उनको वो जो डायमेंशंस जो हैं, जो एक्सपोनेंट जो हैं, वो आपके क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अदरवाइज जो है हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इसको अगर हम इसको फिजिकल सिनेरियो देखना चाहें तो मास के साथ जो है हम टाइम को नहीं ऐड कर सकते। जैसे अगर आप में 20 मीटर है तो 20 मीटर में आप 2 मीटर ही ऐड कर सकते हो, 2 सेकेंड नहीं ऐड कर सकते। क्लियर है, समझा गई बात। अगर मैं कहता हूँ जैसे आपने बोल दिया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड ही ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 20 मीटर पर सेकेंड में 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐड नहीं कर सकते, ना ही उसको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसके जो है 3 तरीके की जो एप्लीकेशन आपकी रहती है जो मोस्टली सिलेबस में, और भी कई सारी है लेकिन जो 3 तो ही हैं, है ना। मतलब एक तो और भी बन सकती है लेकिन हम यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली तो है पहले जो हम चेक कर सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो इसका एक हम एग्जांपल ले देखते हैं जल्दी से। जैसे हमको चेक करना है x इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। अब हमें इसको चेक करना है। तो अब ये जो है हमारा ये फार्मूला दे रखा है, तो ये आपका जो है ऊपर से ऐसे फ्लो किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है आपका ये फार्मूला रहता है। और हमें ये देखना है ये डायमेंशन सही है या गलत है। तो अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, हाइट है, हाइट तो हम लेंथ से मेजर करेंगे u की डायमेंशन हमको पता है 80-1 टाइम की डायमेंशन t, तो ये डायमेंशन क्या हो, इसकी वैल्यू क्या होगी l। और मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था कि उन्हीं को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि डायमेंशनली क्या हो, सेम हो। मतलब इसकी डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। तो g जो है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और इसकी डायमेंशन होती है बेटा 80-2, और इसको हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया बेटा l, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 80-2 और ये हो गया आपकी t2/2, तो ये भी क्या हो गया आपकी l, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी डायमेंशन इक्वल टू इसकी डायमेंशन, इस एक्सप्रेशन इक्वल टू जो न्यूमेरिक नंबर जो होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। हम पढ़ सकते हैं 80-2 इंटू
T2 पावर 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा L। तो हम देख रहे हैं इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन। तो ये डायमेंशन कैसा है, करेक्ट है। एक हम और एक्सप्रेशन जल्दी से देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं T इक्वल टू 2πL/V। अब हमें ये चेक करना है ये फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अगर हम इसकी डायमेंशन देखते हैं तो टाइम की डायमेंशन जो है आपकी T है, 2π ये फिक्स नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं हो सकती। ये कैसा है, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, बल्कि क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। L की डायमेंशन L और G ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन रहेगी बेटा L_-2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी डायमेंशन क्या है T2 पावर 2। ये डायमेंशनली क्या है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब जो आपकी दिस डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू दिस डायमेंशन, इसका मतलब ये फार्मूला जो है डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट है। दूसरा हम यूज देख लेते हैं। दूसरा यूज ये है बेटा कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में आपको जो है रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिवॉल्व अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v, है ना। वी हैव टू ड्राइव द इक्वेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड जो है रेडियस। तो लेट ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रोटेट अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, है ना, विद वेलोसिटी v। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये हमारी डिपेंड कर रही है मास की पावर a पर, और हमारी जो वेलोसिटी की पावर v पर, और रेडियस की पावर c पर डिपेंड कर रही है। दोनों तरफ सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे, दोनों तरफ जो है हम इसकी डायमेंशन डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा, डायमेंशन डालेंगे। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, mLt-2। मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m2 पावर a। वेलोसिटी डायमेंशन क्या हो जाएगी, Lt-1 की पावर v, और रेडियस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L की पावर c। तो जो सेम यूनिट है उनको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। हो जाएगा बेटा mLt-2 हो जाएगा m2 पावर a, L2 पावर v प्लस c एंड T2 पावर माइनस v। दोनों तरफ हम पावर को इक्वल कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर कितनी 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पे L की पावर कितनी है बेटा, b प्लस c है, यहाँ पे L की पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे b प्लस c इक्वल टू 1। यहाँ पे t की पावर क्या है माइनस b है, यहाँ पे t की पावर क्या है -2, तो b की वैल्यू क्या होगी 2। अब हम b की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो c की वैल्यू निकालेंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1। और a b c की वैल्यू उठा के हम किस इक्वेशन में डाल देंगे, इसमें डालेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब डालेंगे तो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा mv²/r। ये हमारे सामने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा एक जो है आपके पास एक और रहता है, उसमें जो है टू कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, है ना, कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड convert the numerical value from one system to another system. Numerical value from one system to another system, है ना, system to another system। ये इसका थर्ड यूज है ना। तो इसको भी बेटा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो ये थर्ड यूज है आपका, मान लीजिए आपका कोई फिजिकल किसी मेथड में, फर्स्ट मेथड में, इन फर्स्ट मेथड जो है उसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो मान लीजिए आपकी n1 है, यूनिट क्या है u1 है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी की। और इन सेकंड सिस्टम में अगर हम बात करें तो सेकंड सिस्टम में मान लीजिए जो है, या सेकंड सिस्टम में जो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है m2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है u2। हम जानते हैं अगर हम यूनिट छोटी करते जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाती है, यूनिट अगर हम बड़ी करते जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है
क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब उसके अमाउंट पर या मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी पर मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, ये हमको पता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे 1 न्यूटन को हमको डाइन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया कि न्यूटन जो है वो आपका एम्पियर सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है, और डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम या इसका एक दूसरा नाम आता है गॉसियन सिस्टम में इसकी फोर्स की यूनिट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा लेते हैं, टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, है ना। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 30 यूनिट्स में। तो n1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 न्यूटन है, तो n1 की न्यूटन वैल्यू क्या हो गई 1, और u1 की बात करें तो फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स की यूनिट हमें पता है m/2 होती है। सफिक्स में फर्स्ट मेथड में बात कर रहे हैं तो इसके सफिक्स में 1 कर लेंगे, है ना। m2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, अगर u2 की बात करें तो सफिक्स में आप 2 लगा दोगे, बाकी यूनिट तो आपकी डायमेंशन तो आपकी वही रहेंगे। तो जैसा कि हमको पता है इस वाली रिलेशनशिप से कि अगर हम जो है एक मेथड से दूसरे मेथड में चेंज भी करते हैं लेकिन उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी इसका मतलब बेटा क्या हो गया, n1 u1 इक्वल टू क्या जाएगा n2 u2। तो अगर हमें n2 की वैल्यू बतानी है तो ये हो जाएगा बेटा n1 u1 अपॉन u2। अब n1 की वैल्यू 1, u1 की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा बेटा m1 L1 T1 की पावर -2, और ये हो जाएगा m2 L2 T2 की पावर -2, है ना। तो सेम टाइप की जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, m1 अपॉन m2, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2, ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर -2। अब फर्स्ट मेथड जो था वो किसके लिए था, एमकेएस सिस्टम के लिए। सेकंड मेथड किसके लिए था, सीजीएस। तुमको पता है एमकेएस सिस्टम में जो मास के लिए जो यूनिट होती है वो आप क्या लेते हो, किलोग्राम। यहाँ पे मैं बता दूं मास के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, किलोग्राम, और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, ग्राम। इसी तरीके से लेंथ के लिए जो रहती है वो मीटर, और सीजीएस सिस्टम में क्या रहती है, सेंटीमीटर। इसीलिए टाइम के लिए सेकंड, और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, सेकंड, दोनों में सेकंड होती है। ये तो कैंसिल हो गया। तो हमको पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1000 ग्राम, है ना, ये आपका ग्राम। इसी तरीके से 1 मीटर की स्टेप पर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो अगर हम देखें तो ये हो गया 10 टू पावर 5। तो 1 न्यूटन की स्क्वायर कर हो गया बेटा 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2, तो 10 टू पावर 5 है। तो हमने देखा कि हम जो है इस डायमेंशनल एनालिसिस का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या है बेटा, तो जब हम पहली लिमिटेशन थी है जब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर आता है, जैसे अभी हम लोगों ने F = mv² यूज किया था, है ना, F = mv², तो इस न्यूमेरिकल फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इसको हमें डायमेंशनल एनालिसिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। दूसरा आप समझ लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई जो एक्सप्रेशन दे रखा है F = ut + ½ तो ut + ½ ये ऐड कैसे हो रहे हैं इसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिलती है। 2 लिमिटेशन हो गए। तीसरी लिमिटेशन समझ लीजिए आप कि अगर मोर देन 3 डायमेंशनल वेरिएबल हैं तो वहां पर भी जो है हमें उनके बीच में रिलेशनशिप इससे हम स्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्लियर है। और हमको ये भी नहीं बताता है कि इस जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी डायमेंशन क्यों नहीं होती है। तो ये इसकी कोई लिमिटेशन है। लिमिटेशन होने के बावजूद भी ये डायमेंशनल एनालिसिस काफ़ी यूजफुल चैप्टर है। यहाँ से जो है आप काफ़ी सारी चीज़ें हम उनके बीच में डिफरेंट वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू एक मेथड से दूसरे मेथड में निकाल सकते हैं और फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम कुछ एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।